जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीती क्लासों में हमने अध्याय 1 का परिचय 1.1, प्रश्नावली 1.2, 1.3 के बाद और आज आपके सामने लेकर आए हुए हैं 1.4। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर समझाने की हमारी पूरी गारंटी है कि वीडियो लंबी निश्चित रूप से होगी अगर हम अपने प्रयास ज़्यादा करेंगे कि हमारी क्लास के आखिरी बच्चे तक को समझ में आना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहता है और बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं वीडियो पर। इतना ज़रूर याद रखना है, अगर आपने बीती वीडियो नहीं देखी है हमारी, मुख्य रूप से परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको चैनल के क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको स्टार्ट करने से पहले परिचय वाली वीडियो देखना चाहिए और उस परिचय इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी और आप चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना क्या है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखकर आए हुए हैं तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। हमने वहाँ पर देखा था कि ऐसी कोई संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हमने क्या कहा था? परिमेय संख्या कहा था। और ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। आसान भाषा में ये है कि अगर हम किसी को बटे वाली शक्ल में लिख पा रहे हैं तो यही हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अदरवाइज ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। या इससे और समझ सकते हैं कि अगर कोई नंबर इंट्रोडक्शन देख रखा है तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो मुझे बताइए क्या ये संख्या और सॉल्व हो सकती है क्या? तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती। ये संख्या और आगे हल हो सकती है क्या? बिल्कुल आगे हल नहीं हो सकती। ये इतना ही रहेगा, क्योंकि 2 - √5, ये जो √5 है इसे मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या होती जो किसी का पूर्ण वर्ग होती, तो ये सॉल्व हो जाता। इसका मतलब अच्छा ये रूट में है, तो हमने वहाँ पर देखा था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है, जैसे आप √5 देख रहे हैं, आप वर्गमूल के अंदर ये जो 5 देख रहे हैं, क्या हम इसे हल कर सकते हैं क्या? नहीं, हम इसे हल नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या होगी जो वर्गमूल के अंदर ही रहे, उसका और आगे हल संभव ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे वहीं रहने देते हैं। और अगर कोई संख्या वर्गमूल से बाहर नहीं निकल रही है तो हम उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे देखते हैं। इसे भी देखकर आपको लग सकता है कि ये वर्गमूल 23 है, तो वर्गमूल 23 तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। ना मुन्ना ना, ये अपरिमेय नहीं है। ये अपरिमेय नहीं, क्योंकि जहाँ तक हल हो पा रहा होता है हम करते हैं, उसको हम चाहते तो भी और हल नहीं कर सकते हैं, उसे हम और हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसे हम क्या करेंगे? 3 प्लस वर्गमूल हमारा क्या है? 23। वर्गमूल क्या है? 23। और ये क्या है? वर्गमूल -23। देखिए दोनों में अंतर है। ये प्लस का एक वर्गमूल 23 है, ये माइनस का वर्गमूल 23 है। तो प्लस के वर्गमूल 23 में से माइनस का वर्गमूल 23 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया? 3। अच्छा, 3 को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि 3 के नीचे आप 1 तो लिख ही सकते हो ना, 1 तो लिख ही सकते हो, और 1 लिख सकते हो, इसका मतलब हमने इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हमारी क्या है? यह क्या है? यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखिए, तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज कोई सब कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसे हल करते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें हम जानते हैं 2 और वर्गमूल 7 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इनटू है। कुछ नहीं है मतलब क्या है? इनटू है। इनटू लिखना जरूरी नहीं होता है, बस मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है कि ये क्या है? वर्गमूल। इन दोनों के बीच में इनटू का साइन होता है। कुछ नहीं होता तो इनटू माना जाता है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, कुछ नहीं होता तो क्या माना जाता है? इनटू माना जाता है। वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है? 2/7। अच्छा, 2/7 क्या नजर आ रहा है? 2/7 क्या नजर आ रहा है? तो 2/7 तो p/q के रूप में है। अरे p/q के रूप का मतलब केवल ये नहीं है कि जैसे मैंने लिख दिया है √7/√3,
और मैंने बोला जे भी तो पी बटे क्यू के रूप में, ऐसा नहीं। हमने वहाँ पे अच्छे से देखा था कि पी बटे क्यू के रूप का मतलब ये है कि ऊपर भी कोई पूर्णांक संख्या आनी चाहिए और नीचे भी कोई पूर्णांक आनी चाहिए। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो परिचय वाली वीडियो देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इन सब संख्याओं को अच्छे से बता रखा है मैंने उसमें। तो केवल पी बटे क्यू के रूप से काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब पी की जगह पर भी कोई पूर्णांक होगी और क्यू की जगह पर भी क्या होगी, कोई पूर्णांक होगी। और ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। आप पूरा लिख लीजिएगा, लाइन इसमें केवल परिमेय लिखकर मैंने छोड़ दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√2। तो मुझे बताइए पी बटे क्यू के रूप में तो ये भी दिख रहा है। अरे भाई पी बटे क्यू के रूप में तो ये भी दिख रहा है ना, लेकिन केवल पी बटे क्यू से काम नहीं चलेगा। पी बटे क्यू, पी और क्यू दोनों की जगह ही हमें क्या देखना चाहिए, पूर्णांक देखना चाहिए। इसकी चर्चा हम अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। देखिए तो 1/√2, तो मुझे बताइए ये क्या, ये और अधिक सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ सॉल्व हो सकता है। ये और सॉल्व हो सकता है कि, तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व तो मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ। ये कौन सी बात हुई सर, तरीका नहीं बता रहे हो और सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जब मैं परिमेयीकरण करवाऊंगा, आपको हर का परिमेयीकरण करना, आपको आगे वाली क्लास में आगे वाले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में आने वाले क्वेश्चन में जब परिमेयीकरण समझाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि हर का परिमेयीकरण किया है, उस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। अभी फिलहाल में मैं केवल इसे सॉल्व कर रहा हूं और अभी आप इसे मत समझिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों को मैं समझाने वाला हूं अगले क्वेश्चन में, तो वहां आपको ये समझ में आ जाएगा। ये इतना ही सॉल्व हो सकता है। कुल मिलाकर ये क्या है, ये एक अपरिमेय है, क्योंकि रूट तो अभी भी नहीं गया, इसका सॉल्व होने के बाद भी रूट नहीं गया है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। मत पूछना ये कैसे किया, इसके लिए आने वाले क्वेश्चन में समझा रहा हूं। तो वहां पर जब मैं उन क्वेश्चंस को समझाऊंगा तो वापस इस पेज पर भी लाऊंगा आपको और बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन हमने उसी तरह से किया है जो कि आने वाले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। अभी केवल लिख लीजिए इसे, उन क्वेश्चंस को जब मैं समझाऊंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किया होगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2π, क्या लिखा हुआ है, 2π। तो आप समझिए क्या है, देखिए पाई एक्चुअल में क्या है, तो आपको ये लग रहा होगा कि 2 और पाई के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि इनटू है। और पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। इसका मतलब 22 का गुणा 2 से होगा तो ये 44 हो जाएगा और 7 का 7 रहेगा। इसका मतलब ये तो हमारी क्या लग रही है, परिमेय लग रही है। क्या लग रही है, ये संख्या हमें परिमेय लग रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सभी आपका गलत है, सभी आपका क्या है, गलत है। गलत क्यों है, गलत क्यों है, तो मेरी बात सुनिए आप कि ये जो पाई है, जो आपने याद कर रखा है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो ये गलत है। सॉरी, पाई की वैल्यू आपने क्या समझ रखी है, 22/7, तो ये आपका क्या है, गलत है। एक्चुअल में पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है 22/7, बल्कि लगभग वैल्यू होती है 22/7। पाई की लगभग वैल्यू, ये जो इक्वल के साइन को जो थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया है ना, इक्वल के साइन में जो हमने थोड़ी सी लहर ले आए हैं ना, इसी को हम लगभग बराबर कहते हैं। बराबर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, लगभग बराबर। मतलब कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, लगभग वैल्यू होती है। तो फिर एग्जैक्ट क्या होती है, तो भाई एग्जैक्ट मुझे क्या आज तक सुपर कंप्यूटर को नहीं पता। सुपर कंप्यूटर ने इसके लिए पॉइंट के बाद यहाँ पर ट्रिलियंस मतलब आप ऐसे समझिए कि करोड़ों में पॉइंट के बाद करोड़ों में संख्याएं ले आए हैं पीछे, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी आए, 6 9 3 जो भी कुछ आया, वो पॉइंट के बाद करोड़ों में ले आए। इसके बाद भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक हम नहीं पहुंच पाए, और अगर आपने इंट्रोडक्शन परिचय वाली क्लास देख रखी है तो मुझे बताओ कि अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है, याद करो परिचय वाली क्लास, इंट्रोडक्शन वाली क्लास, पॉइंट के बाद संख्या रुक भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है, तो हमने उसे क्या कहा था, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहा था। क्या कहा था, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये अपरिमेय है, और अपरिमेय अगर ये है तो पाई भी तुम्हारी क्या हुई, अपरिमेय हुई। पाई हमारी क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई। पर सर 22/7 तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है और दोनों पूर्णांक हैं। ये P/Q के रूप में लिखा है तो ये तो दोनों पूर्णांक हैं। तो हाँ भाई हाँ, 22/7 तो एक परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय है।
क्योंकि हमने देखा है पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है तो वो हम किसी को पता नहीं है, तो हमसे कोई कभी पूछेगा भी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, लेकिन 22/7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं होती तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 का गुणा जब हम अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। हालांकि आपने ऐसे कई सारे नियम देख रखे होंगे कि अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से करेंगे तो हमें रिजल्ट अपरिमेय मिलता है। मैंने आपसे किसी भी क्वेश्चंस में इन नियम की चर्चा की नहीं, किसी भी क्वेश्चन में इन नियम की चर्चा नहीं की। कारण है इसका, क्यों नहीं की, इस तरह के नियम मैं भी लिखा सकता हूं आपको, इसलिए नहीं किया क्योंकि कई बार आप पहले तो इन नियमों को देखकर आप थोड़े से घबरा जाते हो कि अब इनके लिए नियम आ गए, इनके लिए याद करना पड़ेगा। अगर नियमों को याद भी कर लेते तो परीक्षा में कन्फ्यूजन होने की बहुत संभावना रहती है कि आपको कन्फ्यूजन हो ही जाता है, आप कन्फ्यूज हो ही जाते हैं कि ये इनटू में परिमेय आएगा आंसर या अपरिमेय आएगा। तो मैंने आपको एक भी नियम नहीं बताया, सीधा सा फंडा बताया कि अगर रूट से कोई बाहर संख्या कंप्लीट निकल पा रही है परिमेय है, नहीं निकल पा रही है अपरिमेय है। बस यहाँ पर आपको लग सकता है कि अपरिमेय संख्या का, वैसे हम समझें कि अपरिमेय का परिमेय से इंटू होगा तो अपरिमेय आएगा, या आप इसके लिए एक नियम याद रख सकते हैं कि अपरिमेय का इंटू जब भी परिमेय से होता है तो आंसर अपरिमेय आता है। ये एक कंडीशन के लिए मैंने रूल बताया है। वैसे रूल आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखें तो हमने तो रूल की कहीं चर्चा की ही नहीं है, बिना रूल्स के हम क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये सरल करना है हमें, बेहद आसान है। देखिए ये आप सभी को पहले से पता होगा, यदि आप कक्षा 8 पढ़कर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं पढ़कर, तब भी हमारी ड्यूटी, हम तो आपको बिल्कुल ABCD से पढ़ाएंगे, टेंशन ना करो। देखिए कभी भी इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, गुणा माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई, गुणा माना जाता है। अच्छा, गुणा माना जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। ठीक है, मैं अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि इन दोनों ब्रैकेट का गुणा होने का मतलब ये है कि 3 का इस 2 से गुणा हो, 3 का इस √2 से भी गुणा हो, √5 का भी इस 2 से गुणा हो, और √5 का √2 से भी गुणा हो, तभी तो दोनों ब्रैकेट का पूरा गुणा माना जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करने का मतलब ये है कि इस 3 का गुणा 2 से करें, फिर 3 का गुणा √2 से भी करें, √5 का गुणा 2 से करें, और √5 का गुणा √2 से भी करें, तभी तो दोनों का गुणा माना जाएगा ब्रैकेट का पूरा कंप्लीट। अब सुनिए, तो इस 3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करना है, तो इस 3 के पास में मैं ये पूरा क्या लिख देता हूँ, ब्रैकेट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, पूरा ब्रैकेट लिख देता हूँ। अच्छा, 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो अभी हमने देखा है कि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता मतलब गुणा माना जाता है। तो मैं 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लिखूंगा, इसका मतलब गुणा माना जाएगा। हम समझ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब क्या है, इस √5 का गुणा भी, अब √5 का गुणा भी, 3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से किया, इस √5 का गुणा भी तो इस पूरे ब्रैकेट से करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो √5 के पास में भी हम क्या लिखेंगे, 2 + √2। बोलो हाँ या ना। ये मत सोचना कि इस वाले ब्रैकेट को 2 बार क्यों लिख दिया, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 3 का गुणा भी इस पूरे से करना था, √5 का गुणा भी इस पूरे से करना था, इस वजह से हमने इन्हें लिखा है। ब्रैकेट को ओपन करना है, बस हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है बस। 3 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 6। 3 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 6। 3 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3√2 प्लस √5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2√5। क्या आएगा, 2√5 प्लस √5 का √2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, √10। क्या आएगा, √10। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर इतना ही रहेगा। मेरा मन कर रहा है आपको कुछ बातें बताने का, 1 मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन से हटकर हम पहुंचेंगे थोड़ा सा, मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने क्लास 8 को अच्छे से पढ़ रखा है, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन नहीं आती हैं तो मेरी ड्यूटी है आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्रम से बताना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले से आती हैं तो थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है कि अगर मुझे 2 का गुणा √3 से करना है, 2 का गुणा √3 से करना है, एक कंडीशन ये बन सकती है। कंडीशन क्या है, एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट वाले का गुणा बिना रूट वाले से कैसे करेंगे, मैं आपको ये समझा रहा हूँ।
रूट वाले का गुणा बिना रूट वाले से कैसे करेंगे, मैं तो आपको बस इतना बता रहा हूँ। ये एक रूट वाला लिया, एक बिना रूट वाला लिया, बोलो हाँ या ना। एक रूट वाला लिया और एक मैंने क्या लिया, बिना रूट वाला लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने जिसमें हमने देख रखा है √3 का गुणा √2 से करना है, दोनों ही रूट वाले लिए। √5 का गुणा √4 से किया, दोनों ही हमने क्या लिए, रूट वाले लिए, दोनों ही हमने क्या लिए, रूट वाले लिए, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हमने क्या किया, और क्वेश्चन लिए जिसमें हमें क्या करना है, एक रूट वाला लिया, एक बिना रूट वाला लिया। अब देखिए, अब इनका सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे तो हम उनके लिए भी देख लेंगे। फिलहाल में देखिए, अगर मुझे रूट वाले का गुणा बिना रूट वाले से करना है तो पहले बिना रूट वाला आता है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों के दोनों ही आ जाते हैं। आप इन दोनों कंडीशन को समझिए, आपको अच्छे से आता है, पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता आप ध्यान से देखिए। 2 का गुणा √3 से करेंगे, तो 2 भी आएगा, √3 भी आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2 भी आएगा, √3 भी आएगा। अच्छा, √3 का और 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 भी ऐसे ही आ जाएगा और √3 भी ऐसा ही आ जाएगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 आगे लिखा था, यहाँ पे 2 आगे लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन √3 यहाँ आगे लिखा है, यहाँ पीछे क्यों लिख दिया? तो मुन्ना हमेशा जो भी आंसर आता है उसमें जो हमारा बिना रूट वाला होता है, जो सिंपल नंबर होता है, वो हम आगे लिखते हैं और रूट वाला हम नंबर पीछे लिखते हैं। आमतौर पर हम यही करते हैं। इतनी बात ठीक है क्या? तो यहाँ पर हमने 4 को आगे लिख दिया और √3 को पीछे लिख दिया। हमेशा बिना रूट वाला आगे लिखेंगे और रूट वाला हम पीछे लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि 4 3 12 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 12 कर दें, या 3 दूनी 6 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 6 कर दें। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोनों ही रूट में हो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और रूट तो दोनों पर ही, अगर दोनों पर रूट था तो दोनों पर मतलब इंटू होने के बाद भी क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। इसे वर्गमूल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। 4 का 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। 4 का 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। और रूट तो हमारा यहाँ भी रहने वाला है। इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? इसमें किसी को भी कोई भी परेशानी है क्या? नहीं। अब एक बात और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिसमें हम देखें। देखिए, एक्चुअल में अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है जैसे √2 का गुणा मुझे √2 से ही करना है, या √7 का गुणा √7 से ही करना है, एक कंडीशन ये और बन सकती है। इसे और बता देता हूँ, आप जानते तो पहले से होंगे, आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं तो आपको ना समझ कर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए, अगर सेम नंबर रूट में है तो इन दोनों का इंटू होगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। केवल आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बिल्कुल। √7 का गुणा √7 से होगा, √7 का गुणा √7 से होगा। तो हालांकि आप ये कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर रूट वालों का इंटू किया है। आप ये कह सकते हैं मुझसे कि रूट वालों का गुणा रूट वालों से होगा, तो आपने अभी सर बताया कि 2 का गुणा 2 से करेंगे हम, √4 आ जाएगा। अब आप बोल रहे 2 आ जाएगा, तो मेरे भाई जब √4 को आप सॉल्व करोगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। तो इसका आंसर तब भी तो आप 2 ही दोगे, तब भी तो आंसर आप 2 ही देने वाले हो। इसी तरह से आप बोलोगे 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा, तो ये बात तो सही है, ये गलत नहीं है। जो ऊपर फॉलो कर रहे थे वही यहाँ फॉलो होगा। लेकिन √49 को सॉल्व करोगे तो केवल 7 ही तो आएगा, क्योंकि √49 मतलब 49 हमारा वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या किसकी होती है? 7 की। तो वर्गमूल के अंदर अगर 49 आएगा तो उसका हल क्या आएगा? हमारा 7 आने वाला है। तो इससे अच्छा हम क्या करने वाले हैं? इससे अच्छा हम केवल ये करने वाले हैं कि जब भी रूट वाली सेम संख्या होंगी तो हम रूट को हटा देंगे, केवल संख्या लिख देंगे। √7 का गुणा √7 से होगा तो केवल 7 लिख देंगे। बोलो हाँ या ना। रूट वाली, मैंने यहाँ पर आपको 3 बातें बताई, 3 नहीं, एक्चुअल में बातें आप समझने की कोशिश करिए। बस मैंने आपको 3 जगह अलग अलग कर रखा है जिससे कन्फ्यूजन की संभावना 0 हो जाए। अगर एक रूट वाली आए, एक बिना रूट वाली आए, तो दोनों को ही लिख देते हैं, बिना रूट वाली आगे लिख देते हैं। वही हमने काम यहाँ किया है। अगर दोनों ही रूट की हों लेकिन संख्याएं अलग अलग हों, तो दोनों का ही गुणा कर देते हैं और रूट में लिख देते हैं वो आंसर। दोनों का ही गुणा कर दिया और रूट में लिख दिया वो आंसर। अगर सेम संख्या है तो उनका गुणा करके रूट में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन उसका हल करने के बाद भी हमारी वही संख्या आने वाली होती है। तो इससे अच्छी बात यह है कि जब समान संख्याओं का गुणा होता है रूट वाली संख्याओं का, तो उनका आंसर में से रूट हट जाता है। क्या हट जाता है? रूट हट जाता है। आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। अब हम कहाँ थे? देखिए,
तो इसी तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया था, आपने सॉल्यूशन मिट चुका है हमारा, लेकिन उस सॉल्यूशन को अगर आपने नोट कर रखा है, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना होगा, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है, और जो भी बोर्ड पर नोट कराएंगे उसे नोट जरूर करना है, क्योंकि बिना आपके पेन चलाए आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये क्यों बताया है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कई मेरी भाइयों को, कई मेरी छोटी बहनों को परेशानी आ रही होगी कि किस तरह से सर ने इंटू कर दिया, लेकिन अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। हमें पता है इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे और 3 के पीछे 3 के पास में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। बोलो हाँ या ना, 3 के पास में पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। और इस रूट 3 का गुणा भी हमें किससे करना है, इस पूरे ब्रैकेट से करना है। रूट 3 का गुणा भी हमें पूरे ब्रैकेट से करना है। बोलो हाँ या ना। अब तो इंटू करना है, ये इसलिए बताया है, अभी आपको जो मैंने समझाया है वो इसी वजह से बताया कि 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, ये तो हम जानते ही थे। लेकिन एक 3 बिना रूट वाली संख्या और ये रूट 3 रूट वाली संख्या है, तो इन दोनों का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि दोनों ही आ जाएंगे। 3 पहले ही आ जाएगा, फिर रूट 3 आ जाएगा। अभी सीखा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मुझे बताओ, प्लस 3 रूट 3 का होगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 से होगा। अच्छा, साइन का साइन से होगा तो हम सभी जानते हैं, आई थिंक हम सभी जानते हैं कि प्लस का इंटू प्लस से होता है तो हमेशा आंसर हमारा प्लस आता है। माइनस का इंटू माइनस से होता है तब भी आंसर हमारा प्लस आता है। प्लस का इंटू माइनस से होता है तो हमेशा हमारा माइनस आता है, और माइनस का इंटू प्लस से होता है तब भी हमारा क्या आता है, माइनस आता है। ये बातें तो हमें याद होनी ही चाहिए। तो ये प्लस का इंटू माइनस से होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और रूट 3 का रूट 3 से होगा तो 3 आएगा। अभी सीखा है कि सेम संख्याएं होती हैं जब रूट में, तो उनका मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाता है, वो संख्या के लिए आ जाती है। तो मुझे बताओ, ये 9 भी प्लस का है, ऐसे मत सोचना कि ये 9 माइनस का है, आगे लिखा, अरे आगे तो ये माना जाता है ना। तो 9 काय का है, प्लस का, तो प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, प्लस का 9 है, माइनस का 3 है। इस तरीके से करना, प्लस का 9 है मतलब मेरी जेब में रखा है, प्लस का 9 है मतलब मेरी जेब में रखा है, माइनस का 3 है मतलब मैंने किसी से उधार ले रखा है। अब मैंने 3 रुपये उधार ले रखा है, 9 रुपये मेरे पॉकेट में रखा है, तो 9 में से 3 दे दूंगा तो तब भी तो 6 पॉकेट में बचेगा, और पॉकेट में बचेगा मतलब प्लस का बचेगा, पॉकेट में बचेगा मतलब प्लस का बचेगा। अच्छा, प्लस का 3 रूट 3 है, प्लस का 3 रूट 3 है, और माइनस का भी 3 रूट 3 है। तुम तो इस रूट 3 को, इस वर्गमूल 3 को एक एप्पल समझ लो, सेब समझ लो, संतरा समझ लो। तो ये 3 संतरे हैं हमारे घर में, 3 संतरे हैं हमारे घर में, और 3 संतरे हैं हमने किसी से उधार ले रखे हैं, 3 ही घर पे रखे हैं, 3 ही उधार ले रखे हैं। उधार क्यों, क्योंकि माइनस है, उधार क्यों, क्योंकि माइनस है। तो 3 संतरे घर पर हैं, 3 उधार ले रखे हैं, तो 3 में से 3 दे देंगे तो बचेगा क्या, 0। इसका मतलब आंसर क्या आया, केवल 6। आंसर क्या आया, केवल हमारा 6। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बेहद आसान है। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि घात 2 लगी हुई है, इसे इस तरह से तो कर ही सकते हैं, जैसे इस ब्रैकेट को ही 2 बार लिख लें। आप बोलेंगे सर घात 2 लगी है, इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट को 2 बार लिख लें। इस ब्रैकेट को कितनी बार लिख लें, 2 बार लिख लें। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। तो इसे तो हम उसी तरह से करेंगे जो कि हमने पहले क्वेश्चन किया। तो मैं बोलूँगा वो तरीके तो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो उस तरीके से आंसर सही आएगा क्या, बिल्कुल सही आएगा। उस तरीके से भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। क्यों सर, जब हमने वो तरीका सीख लिया है तो क्या ये जो नया तरीका आप बता रहे हैं ये भी सीखना जरूरी है, क्या ये तरीका भी सीखना जरूरी है? तो मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल ये तरीका भी सीखना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भले ही आपका काम चल जाए, लेकिन कई सारे आने वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे इस एक्सरसाइज में, ना सही कई सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जो बिना उनकी हेल्प से नहीं हो सकते। मैं आपको सर्व समीका के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, सर्व समीकाओं के बारे में बता रहा हूँ। सर्व समीकाएं क्या होती हैं? सर्व समीकाएं, देखिए आपने क्लास 8th में भी इनके बारे में देख रखा होगा। आपने क्लास 8th के बारे में भी अच्छे से इनके बारे में देख रखा होगा। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने देख रखा होगा। बोलो हाँ या ना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? तो x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपने देख रखा होगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अभी फिलहाल में ये 3 ही ले रहा हूँ, होने को तो कई सारी आइडेंटिटी होती हैं, सर्व समीकाएं होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इन्हीं का यूज़ आने वाला है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ।
तो मुझे बताइए हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ये सभी बातें हमें समझ में आ गई होंगी, आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। अब सुनिए आगे की बात कि इस तरह की सर्व समीकरणों का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा इस रूप में होता है तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं, और इस रूप में होता है तो इस रूप में लिख सकते हैं। सेम कहानी हमारी इन्हीं तीनों सर्व समीकरणों में या जितनी भी सर्व समीकरण आने वाली होती हैं उनमें चलता है। अगर कोई इस रूप में है तो इस रूप में लिख दो, इस रूप में है तो इस रूप में लिख दो। इसी तरह का हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। बस हमें ये याद होनी चाहिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, इन्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर एक्स की जगह ए आ जाएगा और वाई की जगह बी आ जाएगा, उसमें कुछ बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन पर आते हैं। इन सर्व समीकरणों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है जो हमने पहले नंबर पर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मुझे बताओ इससे जब हम इसे मैच करते हैं तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एकदम सेम है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ पर √5 लिखा है, यहाँ पर √2 लिखा है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है उसकी जगह तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, √5। क्या दिखाई दे रहा है, √5। y की जगह पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, y की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, √2। अगर हमारा इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को लिखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में तो है ही है, हम इस फॉर्म को लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे √5। तो हम एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, √5। और इसका क्या है, स्क्वायर। इसका क्या है, स्क्वायर। प्लस फिर क्या लिखा है, 2। फिर क्या लिखा है, 2। अच्छा, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मैंने क्या लगा दिया, इंटू। फिर लिखा है x, और x की जगह पर हमारे पास क्या है, √5। x की जगह पर क्या है, √5। फिर लिखा है y की जगह पर हमारे पास क्या है, √2। y की जगह पर क्या है, √2। फिर क्या लिखा है, प्लस। फिर क्या लिखा है, y स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या है, √2। और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। √5 का स्क्वायर, इसका मतलब यही तो है कि √5 का इंटू √5 से करो। इसका मतलब क्या है, √5 का इंटू √5 से करो, और √5 का √5 से ही होगा, तो केवल 5 आएगा। बोलो हाँ या ना। केवल 5 आएगा। अभी अभी सीख रखा है हमने कि रूट वाले 5 से ही होगा, केवल 5 आएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 2 का तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये रूट वाली संख्या है, और रूट वाली का बिना रूट वाली से होता है तो दोनों ही आ जाती हैं, और पहले बिना रूट वाला आता है 2 लिख दिया। अब रूट वाली संख्याओं का आपस में 2 होगा, लेकिन अलग अलग हैं, तो 5 का 2 से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √10। क्या हो जाएगा, √10। और इधर √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का √2 से इंटू होगा, तो क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, 5 और 2 दोनों ही प्लस के हैं, अरे दोनों ही पॉकेट में, दोनों ही जेब में रखे हैं मेरे पैसे, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, कि हमेशा आप जब भी इस आइडेंटिटी का सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो आपको ये चूंकि का साइन लगाकर ये सर्व समीकरण जरूर लिख देनी है, और ये थोड़ी सी नीचे लिखेंगे जहां पर हमने इसका प्रयोग किया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी हम कोई लगा पा रहे हैं। अच्छा, आइडेंटिटी का उपयोग हो रहा हो लेकिन हम आइडेंटिटी ना लगाएं, तो ये सॉल्व तो वैसे भी हो सकता है कि √5 का हम इंटू इससे करें, और √5 का ही इससे करें, √2 का इससे करें, और √2 का इससे करें। संभव तो ऐसे भी है, संभव तो हमारा ऐसे भी है, लेकिन हम आइडेंटिटी की हेल्प से हमारे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाते हैं। इस वजह से हम आइडेंटिटी मतलब सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा आया हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके आप इन्हें हल कीजिए, सरल कीजिए, तो उस समय में भी हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। अदरवाइज हम बिना सर्व समीकरणों के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर्व समीकरणों को न सीखें और हमारा काम चल जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें सर्व समीकरणों का प्रयोग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए सीखने से नहीं बचना है मुन्ना, इसलिए आपको सीखने से
नहीं बचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तीसरे नंबर पर अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये कक्षा 8 की सर्वसमीकाएं हैं। बोलो हाँ या ना। देखिए हमने अभी अभी देखा था कि कोई इस रूप में मिलेगा, इसमें लिख देंगे, इसमें मिलेगा, इसमें लिख देंगे। हमने यहाँ पर चेक करने की कोशिश की तो हमने यहाँ पर देखा कि एक बार x प्लस वाई, मतलब एक बार तो प्लस में लिखे हुए हैं 2 नंबर, एक बार माइनस में लिखे हुए हैं। एक ब्रैकेट प्लस का है, एक ब्रैकेट माइनस का है, लेकिन संख्याएं समान है एक्स वाई। हमने यहाँ देखा तो √5 √2 सेम है संख्याएं, √5 √2 सेम है संख्याएं। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में। वही तो यहाँ है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पहले माइनस का है जबकि यहाँ प्लस का है, पहले यहाँ बाद में प्लस का है, यहाँ बाद में माइनस का है, तो ये तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 में 3 का गुणा करो या 3 में 2 का गुणा करो, बात तो एक ही है। 3 में 2 का गुणा करो या 2 में 3 का गुणा करो, बात तो एक ही है। तो उसी तरह से नंबरों को इधर उधर प्लस माइनस वाले ब्रैकेट इधर उधर लिखें तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमारा सवाल है वो इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन इधर x है तो इधर x की जगह क्या है, तो आप बोलेंगे x की जगह √5 है, x की जगह क्या है √5 है। अच्छा इधर y है तो y की जगह क्या है √2 है, y की जगह क्या है √2 है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे, इस फॉर्म में लिख पाएंगे। बोलो हाँ या ना। इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है √5, हमारे पास क्या है √5 और x का स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर क्या लिखा है बाय स्क्वायर, क्या लिखा है बाय स्क्वायर और बाय की जगह पर हमारे पास क्या है √2, बाय की जगह पर हमारे पास क्या है √2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। मुझे बताओ √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 का √5 से इंटू करोगे केवल 5 आएगा, √2 का √2 से इंटू करोगे केवल 2 आएगा और 5 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 3। और यही हमारा क्या है आंसर है। सिंस लगाकर, सिंस ये चूंकि का साइन होता है और ये वाली पूरी आइडेंटिटी लिख देंगे आप, पूरी की पूरी आइडेंटिटी लिख देंगे। बोलो हाँ या ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। इन्हें नोट जरूर करते रहिए, वीडियो को पोस्ट करके आप खुद ट्राई किया करिए अगले क्वेश्चन को कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन का कहना क्या है। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, क्या लिखा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि वो सी है और उसके व्यास मान लीजिए वो डी है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई को c/d, पाई बराबर होता है c/d। यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्या लिखा हुआ है इसमें दिमाग नहीं लगाइए आप। एक्चुअल में जो आपने पाई देखा है और अभी अभी हमने देखा था कि इस पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, लगभग वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। अच्छा ये पाई क्या बला है, ये पाई बला क्या है, पाई की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताऊं, आप ये अच्छे से जानते होंगे, आप ये अच्छे से जानते होंगे। इधर ही चलते हैं, मैं आपको इस बोर्ड पर अच्छे से बता पाऊंगा कि मुझे बताइए, माफ़ कीजिएगा, देखिए जैसे हमारे सामने कोई सर्कल है, क्या है हमारे सामने कोई सर्कल है, सर्कल है। ये एक्चुअल में ये होती है ना इसकी ये जो बाउंड्री होती है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है, आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री को हम कहते हैं परिधि। बाउंड्री को हम क्या कहते हैं परिधि, बाउंड्री को क्या कहते हैं हम परिधि। और ये इसके सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी, ये जो पीली लाइन मैंने अभी खींची है, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं त्रिज्या, ये आपको पता होगा पहले से। इसको हम कहते हैं त्रिज्या और इसे हम क्या कहते हैं परिधि। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं परिधि। अच्छा ये त्रिज्या है तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक भी तो त्रिज्या ही होगी, ये भी तो त्रिज्या ही होगी ना, ये भी हमारी क्या है त्रिज्या है। इसे मैंने आर लिख दिया, इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। लेकिन दोनों त्रिज्याओं मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों त्रिज्याओं से मिलकर ये जो बड़ी रेखा बनी हुई है, इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं व्यास, इंग्लिश में से डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम डायमीटर, मतलब कि ये क्या है व्यास है, क्या है व्यास है। एक्चुअल में त्रिज्या का रोल तो होता ही है, सारे क्वेश्चन में हम त्रिज्या की ही मदद लेंगे, लेकिन फिलहाल में आप कुछ ऐसे समझिए कि ये जो पाई आया है, पाई एक्चुअल में होता क्या है,
पाई का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्कल की, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि को एक्चुअल में इंग्लिश में हम सरकमफेरेंस कहते हैं, तो उसका हमने सी लिख लिया है। क्या लिख लिया है? सी। उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तो परिधि को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस, तो उसका हमने सी लिख लिया है। अपॉन में क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? दो रेडियस से मिलकर बना होता है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 5 ही ये होगी, त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती हैं। तो अगर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो व्यास कितना होगा? हमारा व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा। तो व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? डायामीटर। तो उसका हम क्या लिख लेते हैं? डी। क्या लिख लेते हैं? डी। पाई एक्चुअल में यही होती है, पाई एक्चुअल में यही होती है कि अगर किसी की परिधि और व्यास का अनुपात निकाला जाए, उन्हें बटे में लिखा जाए, तो वो जो वैल्यू होगी ना, वो पाई के बराबर होगी। वो जो वैल्यू होगी वो काय के बराबर होगी? पाई के बराबर होगी। अच्छा, सोचने की बात है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा है कि पाई को अभी अभी हमने समझा है कि पाई क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। बोलो हाँ या ना? पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, अपरिमेय होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट के बाद रुकेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? पाई पॉइंट के बाद रुकेगी भी नहीं, और रिपीट भी नहीं करेगी, तभी तो अपरिमेय है। अरे इंट्रोडक्शन परिचय वाली क्लास में अच्छे से समझ रखा है, ऐसी संख्या जो रुके भी ना, रिपीट भी ना करे, वो ही अपरिमेय है। इसका मतलब पॉइंट के बाद ये रुकेगी भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हमने ये देखा कि पाई को इस तरह से हम लिखेंगे तो पाई एक्चुअल में क्या होती है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है, उन्हें बटे में लिखें तो वही क्या होती है? पाई। लेकिन हमने ये देखा कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय होती है मतलब पॉइंट के बाद कभी नहीं रुकेगी, रिपीट भी नहीं करेगी। साथ ही इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये अपरिमेय है तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन सरकमफेरेंस का सी लिखा हमने, सरकमफेरेंस मतलब परिधि का हमने सी लिखा और इधर व्यास का हमने डी लिखा, तो ये तो P/Q के रूप में लिखा है, के रूप में लिखा है। और अगर ये P/Q के रूप में लिखा है तो फिर हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर ये परिमेय हुआ तो पाई भी तो परिमेय हो जाएगी। पाई भी क्या हो जाएगी? परिमेय। लेकिन पाई तो अपरिमेय होती है। तो यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि आपको याद होगा हमसे क्या पूछा हुआ है? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए वो वृत्त की परिधि क्या है? सी, अभी मैंने बोला था आपसे, और उसके व्यास, मान लीजिए व्यास क्या है? डी के अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे में लिखना। परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात पाई बराबर क्या लिखा? ये बराबर का साइन है एक्चुअल में। पाई बराबर क्या है? C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर्विरोध मतलब कि जैसे हमारी पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो बटे में लिख दिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि इसका क्या कह रहे हैं? अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर ये बटे में लिख दिया तो फिर ये परिमेय हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसका निराकरण किस तरह से करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े ही आसान तरीके से करेंगे हम, और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन याद करिए आप। याद करिए, इसका हमने सॉल्यूशन किया था। अगर आपने कॉपी पेन लिए बैठे हैं तो आप याद करिए, इसी क्लास में हमने इसका सॉल्यूशन किया था। सॉल्यूशन तो पहले किया ही था, सॉल्यूशन बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो नहीं बोला, इसके अगले वाले क्वेश्चन में समझेंगे हम वो। लेकिन फिलहाल में मुझे बताइए, इसे हमने अपरिमेय कहा था। क्या कहा था? अपरिमेय कहा था। इतना जरूरी याद रखिए, अपरिमेय कहा था। तो आप मुझे बताइए, ये तो बटे वाली शकल में लिखा है ना, ये तो P/Q के रूप में लिखा है, फिर इसे अपरिमेय क्यों कहा था? क्योंकि P/Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है उसे हम परिमेय कहते हैं। लेकिन इसे अपरिमेय क्यों कहा था? तो आप बोलेंगे कि सर केवल P/Q से काम नहीं चलता, बल्कि P का और Q का दोनों का पूर्णांक होना जरूरी है। इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझ रखा है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि Q की जगह पर अगर कोई पूर्णांक ना आकर √2 आ जाए, जो कि पूर्णांक नहीं है, या √3 आ जाए, √5 आ जाए,
अगर ऐसी कोई संख्या जाए तो हम p बटा q के रूप में लिखा होने के बावजूद भी उसे अपरिमेय कहेंगे, उसे अपरिमेय कहेंगे। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, इसी कारण से अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो c बटा डी लिखा हुआ है, ये जो c बटा डी लिखा हुआ है, ये जो c बटा डी लिखा हुआ है, हो सकता है इसमें c या d, हो सकता है c हमारा पूर्णांक ना हो सकता है d हमारा पूर्णांक ना हो, इसकी जगह कोई अपरिमेय संख्या बैठी हो, अरे नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं रूट वाली संख्या बैठी हो, ये तो संभव है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अच्छा मैं केवल आपके लिए बोल दूं, लिखने में समय ज़्यादा जाएगा, मैं केवल आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं केवल आपके लिए बोल रहा हूँ। आप वीडियो को पोस्ट करके 3 बार वीडियो को रिपीट करके भी आप लिख सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन केवल आपको बोल रहा हूँ, समझाने की बात मैं आपको बता दिया। समझाना क्या है कि C या D, या तो C या D हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तभी तो मतलब या तो C हमारा रूट में बैठा होगा, मतलब अपरिमेय बोल रहा हूँ वैसे, या D हमारा अपरिमेय होगा। इस वजह से हम इसके लिए इस वजह से C अपॉन डी लिखा होने के बाद भी, C अपॉन डी लिखा होने के बाद भी हमारा क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। मैं क्या लिखूंगा आपके लिए, मैं बोलूँगा यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है, यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है। आप लिखेंगे, मैं मान रहा हूँ कि मैं आप क्लास में हूँ और आप सभी लिख रहे हैं, यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है, यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी रेखा की लंबाई मापते हैं, जब हम स्केल की मदद से किसी रेखा की लंबाई को मापते हैं, स्केल की मदद से या लंबाई मापते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ कोई अंतर्विरोध नहीं है, जब हम स्केल की सहायता से किसी रेखा की लंबाई को मापते हैं तो वहाँ इस बात को जो बोल रहा हूँ इसे भी समझाऊंगा, तो वहाँ हम सदैव सन्निकट ऐसे लिखेंगे, सन्निकट लिखने में आपको परेशानी आई तो हम वहाँ सदैव सन्निकट परिमेय मान चुनते हैं। इसलिए हम कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय संख्याएं हैं। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया है कि जैसे हमारे पास कोई स्केल है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और स्केल में जैसे यहाँ 0 होता है, 1 2 3 इंचेस में भी होते हैं, सेंटीमीटर में भी होते हैं। तो सुनिए, जैसे मानकर चलिए हमने क्वेश्चन इस तरह के बीती एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में नहीं लेकिन एक्सरसाइज में इस तरह का जिक्र हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुझे कोई मेजरमेंट कोई मापनी है कोई, तो हमने देखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कई सारी अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ऐसा हमने देख रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कई सारी अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये भी हमने देख रखा है। एक्चुअल में इसमें जब भी आपको कोई भी पॉइंट नजर आएगा, चाहे 1.1 आए, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा कोई भी नंबर नजर आए, तो आप वही मान मानेंगे, क्योंकि व्यवहारिक रूप में हम उन्हीं नंबरों से परिचित रहते हैं जो नंबर परिमेय होते हैं, मतलब जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद आप ऐसे नंबर को ही चुनेंगे जो कि p बटा q के रूप में लिख पाएं। एक्चुअल में वो p बटा q के रूप में लिखा हो पा रहा है या नहीं लिखा हो पा रहा है। मानकर चलिए मुझे इस मार्कर की क्या मेजरमेंट करनी है, मुझे इस मार्कर की लंबाई मापनी है, और मैंने ये देखा ये एक्चुअल में 10-12 सेंटीमीटर के आसपास होगा, 12 सेंटीमीटर के आसपास होगा, लेकिन मैं इसके 12 सेंटीमीटर जब मेज़र करूँगा तो हो सकता है ये 12 सेंटीमीटर से मामूली सा इतना ज़्यादा हो कि ये से किसी फ्रैक्शन के रूप में लिखा ही ना जा सके। मतलब कि हो सकता है ये 12 दशमलव कोई ऐसी संख्या में हो जो संख्या कभी रुक भी ना रही हो, रिपीट भी ना कर रही हो, लेकिन वैसा हम नंबर मान पाएंगे क्या? कोई मुझसे पूछेगा तो ये तो बताना पड़ेगा कि ये 12 है, क्या बताना पड़ेगा कि ये 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या, मैंने सन्निकट जो वर्ड बताया था उसका मतलब होता है लगभग। सन्निकट का मतलब क्या होता है? लगभग। मतलब हम एक लगभग आइडिया बता देते हैं कि ये थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है।
तो जब भी हम स्केल पर इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्योंकि हम लगभग मान कर चलते हैं और कभी अपरिमेय संख्याओं पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही था। आप वीडियो को पॉज करके, अगर कोई पिछड़ गया हो तो वीडियो को पॉज करके भी इस बात को फिर से समझ सकता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए पहले नंबर मैं नहीं करवा रहा हूँ। इसका कारण है कि पहली बात तो ये कि इस तरह के परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इस तरह का परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन करवा दीजिए। तो इसके लिए पेन और कॉपी, नोटबुक और पेंसिल और प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं आपके लिए नोटबुक में करवा पाऊंगा। बोर्ड में ये क्वेश्चन करवाना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं है। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो केवल इसी क्वेश्चन के लिए हम समर्पित करेंगे। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप कहेंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन हम ले लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पर। केवल इसी क्वेश्चन के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को चैनल पर अपलोड कर देंगे, अगर आप कहेंगे तो बीते क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बोर्ड पर वो क्वेश्चन करवाना थोड़ा संभव नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन हमने ये किया था जिसका सॉल्यूशन करने से मैंने आपको मना कर दिया था कि सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, और सॉल्यूशन आपको लिखने के लिए बोल दिया था। तो सॉल्यूशन जो आपने लिखा था ना, अब समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं करने वाला हूं। अब देख लीजिए आप कि ये इसे करते क्या है। तो देखिए क्या है, वीडियो लंबी हो सकती है, बार बार इस बात को बोलता हूं, लेकिन समझाने की जरूर पूरी तरह से हमारी गारंटी है कि अगर आपने थोड़ा सा, हो सकता है 10 मिनट वीडियो लंबी हो, लेकिन उन 10 मिनट में आपको समझाने की निश्चित रूप से हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए 1/√7 लिखा है। क्या लिखा है? हरों का परिमेयकरण कीजिए। हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न होती है तो जो ऊपर रहता है उसे हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो बोलना है हरों का परिमेयकरण कीजिए, मतलब नीचे वालों का क्या करना है? परिमेयकरण करना है। नीचे वालों का हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। तो मुझे बताइए परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ? तो परिमेयकरण करने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि नीचे वाले का वर्गमूल हटाना है। मेरी आसान भाषा में आप ये समझिए, परिमेयकरण का मतलब कुछ नहीं होता है, नीचे वाले नंबर का वर्गमूल हटाना। कैसे हटाना है? सर जी 1/√7 लिखा है, इसे 1/7 लिखने हट गया वर्गमूल। ना मुन्ना ना, इतना आसान नहीं होता है। आसानी है, लेकिन इस तरह से थोड़ी ना करेंगे, वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वैल्यू चेंज हो गई तो मैथ्स में फिर क्या मतलब रहेगा। तो आप मेरी बात सुनिए, हमें क्या करना होता है, अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसमें पहले नंबर परिमेयकरण का मतलब सीधा सा होता है नीचे वाले का वर्गमूल हटाना। नीचे वाले का वर्गमूल हटाना ही क्या कहलाता? परिमेयकरण कहलाता। हटेगा कैसे? तो मुझे बताओ, जो नीचे होगा वर्गमूल में, उसी का इंटू ऊपर करना होता है, उसी का इंटू नीचे करना होता है। आई रिपीट, जो नंबर नीचे वर्गमूल में है उसी का इंटू ऊपर करना है, उसी का इंटू नीचे करना है। क्योंकि हम जानते हैं ऊपर भी उसी का किया, नीचे भी उसी का किया, तो उससे वो कट जाएगा और आएगा क्या? 1, और 1 का गुणा उससे होगा, तो उसकी वैल्यू पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन इससे वर्गमूल हट जाएगा। तो √7 का गुणा 1 से करोगे √7 ही रहेगा। अरे वर्गमूल 7 का गुणा 1 से करोगे तो वर्गमूल 7 ही तो रहेगा। और वर्गमूल 7 से करोगे तो हम जानते हैं सेम संख्या जब वर्गमूल में होती है, रूट में होती है, तो रूट हट जाता है। और आंसर आ गया ये, क्या नीचे वाले का वर्गमूल हट गया? बिल्कुल हट गया। नीचे वाले का वर्गमूल हट गया क्या? बिल्कुल हट गया। और हट गया मतलब परिमेयकरण हो गया। इससे पहले आपने वही तो क्वेश्चन देखा था। इससे पहले ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिया है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उस पेज पर, उसमें हमने यही तो किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि √2 का ही गुणा हमने ऊपर किया था, √2 का ही गुणा नीचे किया था। तो √2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2, और √2 का √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। रूट इसका अभी भी नीचे वाले का तो हट गया, तो ये क्या हो गया? परिमेयकरण हो गया। क्या हो गया? परिमेयकरण। बेहद आसान है, बोलो हाँ या ना। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अपने मन से ले लीजिए, 1/√3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, सभी का आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहद आसान क्वेश्चन। देखिए आसान तो ये भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर केवल एक संख्या थी नीचे, बोलो हाँ या ना। केवल एक संख्या थी, लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस में कुछ ज़्यादा संख्याएं लिखी होंगी, तो थोड़ा सा नियम बदलेगा। वो नियम क्या बदलेगा? पहले तो जो लिखा है उसे ब्रैकेट में लिख लेना। पहले तो जो लिखा है उसे काय में लिख लोगे? ब्रैकेट में।
वहाँ पर हमने क्या किया था, सेम का सेम उठाकर ऊपर लिख दिया था, सेम का सेम यहाँ लिख देना है। सेम का सेम हमने ऊपर उठाकर हमने वहाँ क्या किया था, सेम का सेम हमने ऊपर इंटू कर दिया था और उसी का हमने नीचे इंटू कर दिया था। यहाँ पर भी सेम का ही इंटू करेंगे, यहाँ पर भी सेम का ही इंटू करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, क्या लिखा है, माइनस। तो यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे, प्लस। और सेम का सेम ब्रैकेट ही नीचे लिख देंगे, सेम का सेम ब्रैकेट ही नीचे लिख देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पर केवल क्वेश्चन था, तो इसी को उठाकर ऊपर लिख दिया था और इसी को उठाकर नीचे लिख दिया था। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर प्लस या माइनस में कोई संख्या होगी तो सेम का सेम तो यहाँ भी रखना, उसी का इंटू ऊपर होगा, उसी का नीचे, लेकिन हमेशा साइन चेंज करके। यहाँ माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो दोनों को माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो और यहाँ प्लस है तो दोनों को माइनस कर दो। बेहद आसान है, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ, 1 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट से होगा तो 1 का इंटू तो किसी में भी करो वो नंबर ही रहता है, 1 का इंटू तो किसी से भी करो कभी भी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट का इंटू होगा, बोलो हाँ या ना। क्या हम ये कह सकते हैं कि √7, तो दोनों ब्रैकेट को मैं पास लिख रहा हूँ, आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पास करके लिख दिया। इन दोनों ब्रैकेट को पास लिख दें और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इंटू है, कोई साइन नहीं है मतलब इंटू है। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसे देखकर क्या आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं आना चाहिए? क्या इसे देखकर आपको ये आइडेंटिटी, ये सर्व समीका याद नहीं आनी चाहिए कि x² - y² बराबर होता है x + y और x - y। अभी इससे हमने एक सवाल सॉल्व किया था, बोलो हाँ या ना। इससे सवाल सॉल्व किया था, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ, xy दोनों प्लस में है, xy दोनों माइनस में है। इधर क्या है, √7 √6, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ ये प्लस में है आ गए, यहाँ माइनस आ गए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बीते क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। अगर कोई इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में लिख देंगे, इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में लिख देंगे। x की जगह पर हमारे पास एक्चुअल में है क्या, तो आप बोलेंगे x की जगह √7 है, x की जगह क्या है, √7। ये रब वर्क में लिख लिया करो जिससे आपको कोई परेशानी ना आए, आपके लिए इसी वजह से लिख रहा हूँ। अच्छा, y की जगह पर क्या दिख रहा है, y की जगह पर क्या दिख रहा है, √6, y की जगह पर क्या दिख रहा है, √6। अब तो इससे मिलाकर के हमें ये लिखना है, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, x², क्या लिखा है, x², और x की जगह पर हमारे पास क्या है, √7, x की जगह पर क्या है, √7, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, माफ करना, ऊपर वाला तो सेम ही आएगा, नीचे होगा इन दोनों का इंटू, तो नीचे लिखेंगे तो x² की जगह क्या आएगा, √7, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर, माइनस, फिर क्या है, y², और y की जगह क्या आएगा, √6, फिर y की जगह क्या आएगा, √6, और y का स्क्वायर है तो √6 का स्क्वायर। इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, ऊपर वाला ब्रैकेट तो सेम ही आने वाला है, नीचे √7 का इंटू ही √7 से होगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, √6 का स्क्वायर 6 ही होगा क्योंकि √6 से इंटू होगा, 6 का 6 से गुणा होगा वर्गमूल में, तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो √7 प्लस √6 और बटे क्या जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1, और नीचे वाला 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आंसर हमारा यही है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया या नहीं। इसी तरह से इसे थोड़ा सा मैं फास्ट करवाऊंगा, मुझे बताओ उसी तरह का क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का आएगा तो पहले इसे ब्रैकेट में लिख देंगे और सेम टू सेम का इंटू करेंगे, बस चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम का इंटू करेंगे चिन्ह चेंज करके। तो इधर √5 माइनस √2 है, इधर क्या कर देंगे, √5 प्लस √2, क्या कर देंगे, √5 प्लस √2, इधर भी क्या कर देंगे, √5 प्लस √2, ऐसा साइन चेंज कर देंगे। बोलो हाँ या ना। इसका इंटू होगा 1 से तो ये तो सेम ब्रैकेट आ जाएगा, इसका इंटू होगा तो सेम ब्रैकेट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। इन दोनों में आइडेंटिटी लगेगी, तो इसी स्टेप में बता दूं, वहां पर एक स्टेप बढ़ाई थी लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सीधे लिख पाएंगे। x की जगह पर ये भी समझ में आ रहा है, √5 है तो पहले √5 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस, फिर √2 का स्क्वायर आएगा क्योंकि y की वैल्यू √2 है, तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्या √5 प्लस √2, ये ऊपर वाला ब्रैकेट तो सेम आएगा। अच्छा, √5 का स्क्वायर करोगे केवल 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे केवल 2 आएगा, केवल क्या आएगा, 2 आएगा। √5 प्लस √2 ये तो रहेगा ही,
5 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 3। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चूंकि लगाकर वो सर्वसमीका जरूर लिख देना, जो मैंने अभी आपको लिखाई थी x² - y² बराबर x + y x - y, ये जरूर लिख देना। यहाँ पर जहाँ पर भी सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हैं हम वहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे। मैं केवल आपको इसका उत्तर लिख रहा हूँ, केवल आपको इसका उत्तर लिख रहा हूँ, केवल उत्तर लिख रहा हूँ। आपको जो दोनों बताए हैं उसी तरीके से आपको ये करना है। मैं आपको केवल ये उत्तर लिख रहा हूँ, इसका आंसर यही आ रहा होगा, इसका आंसर हमारा ये आ रहा होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक क्या कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे मैंने नहीं कराया, 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। और वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और इसी तरह की अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के पीछे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए करिए, जिससे हमारे लिए और मोटिवेशन मिलता है और एक नई ऊर्जा आती है, जिससे हम आपके लिए और भी कंटेंट एक नई ऊर्जा के साथ बना पाएँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।